Good evening everyone and welcome to another episode of Immigration and Settlement with फरयाल हुसैन। जी हाँ, मैं हूँ फरयाल हुसैन। मुझसे एक शिकायत की एक व्यूअर ने कि you're very strict and you seem very stern जब आप हमसे बात करती हैं। I'm not that kind of person. I'm a very funny person. I have a very good sense of humor. लेकिन subject ही ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा serious होकर आप लोगों से बात करनी होती है। But I really value all of your opinions. Please आप हमें Facebook page पे छोड़िएगा, आप हमें call करके you can say anything you want about the show. You like it, you don't like it, what you want to see, what you don't want to see. 905-670-4114 जी हाँ, अभी तक मेरा नंबर याद नहीं हुआ, हो जाएगा। आज हम बात करेंगे पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और सिर्फ पेरेंटल स्पॉन्सरशिप की। उसकी एक वजह है, टुडे इज़ द 20th of September, वो 20 सितंबर से 30,000 एप्लीकेशंस का जो वादा किया था IRCC के मिनिस्टर ने, दोज हैव बिन इनवाइटेड, उनकी इनविटेशन स्टार्ट हो गई हैं। सो आर यू वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया था? आई डोंट नो, शायद आपको भूल गया हो कि पिछले साल अक्टूबर 13 से लेकर नवंबर 3 तक ये विंडो थी जिसमें आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल कर सकते थे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आपने उस विंडो का फ़ायदा नहीं उठाया तो इंतज़ार करें। अगर फ़ायदा उठाया और अगर इनविटेशन नहीं आया, नाउ इज़ द टाइम टू गो बैक टू योर ईमेल्स एंड चेक करें। हो सकता है आपको इनविटेशन आ गया हो, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया। बाय द टाइम दिस शो एयर्स तो इनविटेशंस को स्टार्ट हुए 5-6 दिन हो चुके होंगे। 2 वीक्स का टाइम है इनविटेशंस के लिए। मेक श्योर कि आप अपनी जंक मेल, स्पैम मेल को ज़रूर चेक करें, क्योंकि दैट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया और अगर आपसे वो इनविटेशन मिस हो गया तो बहुत अफसोस होगा। ठीक है जी। नाउ व्हाट हैपन्स कि जब आपको इनविटेशन आ गया है, अब क्या करना है? अब आपको बहुत काम करना है। इट्स नॉट ईजी बिकॉज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपके पास वापस आ जाएगी एंड देन यू डोंट हैव एनीवेयर टू गो। यू डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। आपके पास 60 डेज़ होंगे एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। 60 डेज़ कहने को तो इट्स अबाउट 2 मंथ्स, लेकिन 2 मंथ्स को गुजरते पता नहीं चलता। और इसकी 3-4 वजूहात हैं वाई इज़ गोना टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर द एप्लीकेशन। मेन चीज़ है कि यू बी गिवन अ चेकलिस्ट। आपने उस चेकलिस्ट को टू द लेटर फॉलो करना होगा। अजम्पशंस नहीं करनी है, फॉलो करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, go right to the source. Don't go to any forums, don't go to any Facebook pages, don't go to your friends or family. Either go directly to the source, canada.ca or cic.gc.ca, or come to someone who's licensed and who can assist you. Now, what are the things that are going to take a long time? आपके ज़हन में होगा शायद फरयाल पुलिस सर्टिफिकेट हासिल करने में टाइम लगेगा। वो गेस व्हाट, एप्लीकेशन के साथ आपको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं लगाना। जी हाँ, आपको एप्लीकेशंस के साथ ना तो पुलिस सर्टिफिकेट लगाना है अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का, और ना ही आपने उनके मेडिकल कराने हैं, बिकॉज दीज थिंग्स एक्सपायर। सो इमिग्रेशन इज़ इवॉल्विंग एंड दे आर पिकिंग अप ऑन व्हाट आर द थिंग्स के जिनकी वजह से एप्लीकेशंस डिले होती हैं। सो पुलिस सर्टिफिकेट और मेडिकल जो हैं वो आपने अपफ्रंट नहीं कराने। बट दी अदर थिंग जिसका आपको नहीं इल्म, और मैं आपको बता देती हूँ। तमाम फॉर्म में से एक फॉर्म होता है IMM 5669। 5669 वो फॉर्म है जिसमें आपने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो भी एप्लीकेंट हैं, और अगर उस एप्लीकेशन में कोई डिपेंडेंट्स हैं जो कि 22 ईयर्स से कम हैं और वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन मीट करते हैं, तो उन सब को 5669 फिल करना होता है। और 5669 की एक जो उसकी एक मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको 18 ईयर्स से लेकर अब तक की तमाम जो है ना प्रैक्टिकल हिस्ट्री, उनकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, काम किया है नहीं किया, अनएम्प्लॉयड थे, रिटायर्ड थे, स्कूलिंग में थे, वट एवर इट वॉज, 18 ईयर्स से लेके अब तक। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेंट्स एज आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितने सालों की हिस्ट्री बनती है, तो उसको आपको काम करना है। यू ओनली हैव 60 डेज। सो अगर इन्विटेशन नहीं भी आया ना तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। You can go on the website IMM 5771. I believe 5771 is the checklist जो कि पेरेंटल स्पॉन्सरशिप की होती है। उसी के अंदर लिखा है कि 5669 you need to, actually I'm going to read it right from the source. For question 6 in this Schedule A, if the principal applicant or dependent has not worked in the last 10 years,
you must provide details of their personal history since the age of 18. 18 साल की एज से लेके अब तक आपको पर्सनल हिस्ट्री जो है प्रोवाइड करनी है. सो दैट्स वन थिंग दैट वेयर पीपल विल गेट स्टक. क्या होता है कि आपको चीज़ें भूल जाती हैं, पेरेंट्स को चीज़ें याद नहीं रहती, हमने रिकॉर्ड नहीं रखा होता. पर एटलीस्ट अगर जो चीज़ें आपको याद हैं, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग दैम इवन इन एन एक्सेल शीट, इवन ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर, बट स्टार्ट डूइंग दैट नाउ, क्योंकि 60 डेज पता भी नहीं चलना और वो गुजर जाएंगे. दी अदर थिंग, मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं अबाउट 1344 एप्लीकेशन टू स्पॉन्सर और जो स्पॉन्सरशिप अग्रीमेंट है, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है जो सबसे पहला होता है. तो बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं, एप्लीकेंट्स पूछते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं, फेलो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पूछते हैं. इफ़ यू आर फाउंड इनएलिजिबल टू स्पॉन्सर, इंडिकेट वेदर यू वांट टू विड्रॉ द स्पॉन्सरशिप और प्रोसीड विद द एप्लीकेशन. तो नाउ अब ये है कि दिस सीम्स टू बी अ नो ब्रेनर कि इफ़ यू आर इनएलिजिबल तो आपने प्रोसीड क्यों करना है. वेरी वैलिड क्वेश्चन. इफ़ यू आर इनएलिजिबल टू स्पॉन्सर तो आप प्रोसीड क्यों करेंगे. देयर इज़ अ वेरी टेक्निकल रीज़न फॉर दिस. सो आइदर यू हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ, कि अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ स्पॉन्सर करने के लिए तो मैं एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहती हूँ. ठीक है, आपको $75 की डिडक्शन होकर बाकी आपको प्रोसेसिंग फ़ी वापस मिल जाती है. बट डोंट डू दैट. देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम सेइंग डोंट डू दैट. डोंट ऑप्ट टू विड्रॉ, लेट द एप्लीकेशन प्रोसीड. एंड देयर इज़ अ रीज़न. उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि एप्लीकेशन की असेसमेंट जो है वो स्पॉन्सरशिप असेसमेंट से होती है स्टार्ट, और स्पॉन्सरशिप की असेसमेंट यहाँ पे विद इन कैनेडा होती है. सो इन अ फैमिली क्लास एप्लीकेशन, चाहे वो स्पाउस की हो, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे ऑर्फन ब्रदर सिस्टर्स नीस नेफ्यू की हो, चाहे अडॉप्शन की हो, द स्पॉन्सरशिप पोर्शन स्टार्ट्स विद इन कैनेडा. विद इन कैनेडा स्पॉन्सरशिप पोर्शन जो है वहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो रहा है. दे आर जस्ट मेकिंग असेसमेंट whether the sponsor meets the criteria or not, or whether the sponsor is eligible to sponsor or not. और अगर आप विड्रॉ कर लेंगे तो वहीं पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी. आप उसके आगे ना कोई अपील राइट्स हैं, ना कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं. आपको $75 की डिडक्शन होकर बाकी प्रोसेसिंग फ़ी वापस मिल जाएगी. बट इफ़ यू ऑप्ट टू प्रोसीड, विच इज़ समथिंग दैट आई टेल माई क्लाइंट्स दैट आई डू, उससे ये होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करेगी, इट गोज़ टू द वीज़ा ऑफिस, द रेलेवेंट वीज़ा ऑफिस. और वीज़ा ऑफिस में जो ऑफिसर है, ही और शी विल टेक अ डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन, एंड क्योंकि स्पॉन्सर इज़ नॉट एलिजिबल, दैट डिसीजन विल मोस्ट लाइकली बी अ रिफ्यूज़ल. अब आप सोच रहे हैं फ़रयाल हम रिफ्यूज़ल क्यों लें जब हमें पता है हम एलिजिबल नहीं हैं. देयर इज़ अ रीज़न. बिल्कुल, बिकॉज यू विल दैन हैव द अपील राइट्स. So there is a technical reason why that first question should be answered very carefully, and in most cases it should be answered that I want to proceed with the application even if I'm not eligible to sponsor. अब इसका second question ये है कि अगर तो application refuse हो गई है तो अब हम अपील में जाएंगे and we know that we don't meet the requirements, why are we going to the appeal? यहाँ पे now it gets a little more technical. That's when you need somebody who's experienced, who's licensed, who's been around the block a few times. They can explain to you कि आपके केस में अपील करना बेहतर है कि नहीं है, आपके केस में प्रोसीड करना बेहतर है कि नहीं है. But whenever you get the help of anyone, whether it's your lawyer, your doctor, your physician, anyone, make sure you're absolutely truthful, 100% disclosure. कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, किसी की कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ हो जाता है, बट यू नीड टू बी एब्सोल्युटली ट्रूथफुल. ऑन थर्सडे आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ क्लाइंट. एप्लीकेशन जब हमने स्टार्ट की, रिटेन किया, शी गेव सम इन्फॉर्मेशन, एंड नाउ दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन, नई नई चीज़ें निकल रही हैं, एंड दैट बिकम्स अ लिटिल it's unsettling for the consultant as well as for the applicant, as well as the whole relationship gets messed up. So full disclosure, no matter who you are dealing with, is very important. So as I said, अगर किसी की medical history है, आप अपने parents को sponsor करना चाह रहे हैं, and God forbid if one of your parents has like a renal failure condition, and you are thinking, well, मेरे फादर की ये कंडीशन है, मोस्ट लाइकली ही विल नीड अ रिप्लेसमेंट इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स, स्पॉन्सर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. येस यू कैन स्पॉन्सर, येस द एप्लीकेशन विल बी रिफ्यूज्ड, मोस्ट लाइकली विल बी रिफ्यूज्ड, बट यू विल हैव द राइट टू अपील. यहाँ पे आके
you use all the knowledge that you have, all the assets of knowledge. Knowledge is power. And what is the knowledge? That yes, the regulations are there. Officers are bound to apply the regulations. Then regulations के बाद appeal rights भी होते हैं. और अगर appeal पे भी आपकी file approve नहीं हुई है, what happens in an appeal? That's an interesting question. What happens in an appeal? That's an interesting question. Appeal means hearing de novo. That means application में आज तक जो कुछ हो चुका, that's fine. आज क्या situation? आज की डेट में क्या situation है? एंड मुमकिन है कि जिस वजह से अपील आपकी फ़ाइल पहुंची अपील तक, वो रीज़न ही ख़त्म हो गई है. एंड मुमकिन है कि जो मेडिकल कंडीशन है वो बेहतर हो गई है. So there are many reasons that you should go for appeal, and there are many reasons that you should not opt for an appeal, and you should just submit a new application. But we'll keep that for another show. The other reasons why a parental sponsorship takes a long time, I have a whole list. But first, we're going to a short break. If you don't have it already, get a pen and paper ready, because these are very valid points, very important points. अगर आपके काम नहीं आ रहे तो हो सकता है किसी और के काम आए. I am Farah Hussain. This is Immigration and Settlement. See you after the break. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome back, and I do hope you have a pen and paper handy because there's a lot more information regarding parental sponsorships. एक सवाल है कि डिपेंडेंट की एज कितनी होती है. असल में पिछले सालों में डिपेंडेंट की एज चेंज होती रही है, from 18 to 19 to 22, 21, and it's all over the place. So आज की डेट में the regulations वही अप्लाई होते हैं जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं. Dependent is someone who is 22 years of age or under and is not a spouse. यह बहुत ज़रूरी है. So if you have a brother or sister who's 21 years old and उनका निकाह हो गया है पिछले महीने और आप चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स की एप्लीकेशन में शामिल वो हो जाएंगे, नहीं, वो नहीं हो सकते. निकाह means they are married, whether रुखसती हुई नहीं हुई, whether you've done the whole शादी thing, no.
इट डजेंट मैटर। मैरिज सर्टिफिकेट की जो डेट है उस डेट के बाद से ही इज़ नो लॉन्गर अ डिपेंडेंट, सो प्लीज़ डू कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो a lot of people tell me, well, हम पासपोर्ट से अभी तक तैयार नहीं हैं तो हम एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। That is a huge misconception for any application. If you go to the form IMM 0008, which is the generic application for permanent residence, you'll see it asks the question, do you have a travel document? Do you have a passport? Yes or no? ऐसा नहीं है कि अगर आप नो कर देंगे तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन ही ख़त्म हो जाएगी। No, we can always submit the passports afterwards, but you can at least submit the application. Application submit करने में देर ना कीजिए। 60 days का टाइम है, 60th डे पे ना कीजिए, 61st डे पे ना कीजिए, एक आध दिन पहले ही कीजिए, उसके बाद नहीं कीजिए। रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टाइम। ओके, इट ऑल डिपेंड्स। सपोजिंग अगर एप्लीकेशन अपलोड हो रही है फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया से और वहाँ पे टाइम यहाँ से आगे है, then you might be caught in, you know, are you on the expiry date or not? So you don't want to be in that situation. बहुत दफ़ा ऐसा होता है, क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास कि उनको याद नहीं है कि पापा की एप्लीकेशन सबमिट की थी कोई यूएस की, याद नहीं है कौन से साल, तो हम रहने देते हैं। नो नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। नहीं याद, यू नो, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी फॉरगेट, व्हिच इज़ फाइन, बट एट लीस्ट मेक एन एफर्ट टू स्टेट इट इन द एप्लीकेशन कि माई फादर डिड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीज़ा टू द यूएस, it was either 2000, 2001, we don't remember, we don't know the exact date. अगर इतना भी डिस्क्लोजर कर लें, that's more than enough, because you're making an effort to be fully open and fully you're making an effort to be open about the history. Also, इसी की एक second point है कि अगर आपने पहले किसी की मदद enlist किया, if you've asked somebody to help you with your parents' application या आपकी application, and you don't know कि application उन्होंने submit किया है कि नहीं, that's a huge problem, and I face this problem time and time again with my clients कि मदर की एप्लीकेशन के लिए हमने किसी को हायर किया था बैक होम, पता नहीं एप्लीकेशन सबमिट की कि नहीं की। Now for me that's kind of very strange, because all licensed consultants, how most of us work, well pretty much all of us should work and work, is that application submit करने के बाद we give the application number to the client कि आपके फादर की विजिटर एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, दिस इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ सबमिशन। तो अगर आपने किसी की हेल्प एनलिस्ट किया है किसी और कंट्री में, एंड दे आर नॉट लाइसेंस एंड दे हैवंट गिवन यू अ फाइल नंबर, देन यू आर नॉट श्योर कि आपकी मदर की फ़ाइल सबमिट हुई भी थी कि नहीं। इस केस में क्या करना चाहिए? आपके पास जवाब है, बिल्कुल एटिप करना चाहिए। यू नीड टू नो कि इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में आपकी मदर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस इन प्रोसेस थी, कौन कौन सी सबमिट हुई थी, कौन कौन सी अबैंडन हुई थी, कौन कौन सी रिफ्यूज़ हुई थी। इफ़ यू डोंट नो, प्लीज़ 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 डोंट अज्यूम। ATIP only costs $5. Consultants, if you enlist the help of a consultant, they may charge more. It takes 30 days for the response to come back. So coming back to the parental sponsorship, which is the topic of this show, if you think कि आपके पेरेंट्स की कोई ऐसी एप्लीकेशन है that you're not sure if it was submitted or not, अभी से आप ATIP फाइल कर लीजिए। Reason being that you will still have time to figure out कि आपने एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कि whether उनकी कोई एप्लीकेशन पहले सबमिट हुई थी कि नहीं। This may seem like a very minor thing, but trust me, being a former immigration officer, this is huge. I have seen applications being refused for misrepresentation just for the sake that the applicant failed to declare that they had submitted an application for some other country. जैसे मैंने कहा ना कि आपके लिए एक छोटी बात होगी, ऑफिसर के लिए that amounts to misrepresentation, गलत बयानी। गलत बयानी की सज़ा 5 years ban. You don't want to do that, even if it's intentionally or unintentionally. So you cannot say कि जी हमने किसी की मदद हासिल की थी and उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी लेकिन हमें नहीं बताया। You cannot say that. The onus is on you to provide the correct information. The exact same way the onus is on you to satisfy an officer that your brother or sister is a genuine visitor. The onus is not on the officer to satisfy you that they are not a genuine visitor. Onus आपके ऊपर है कि आपने ऑफिसर को मुतमईन करना, सेटिस्फाई करना विद द डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो स्पाउसल एप्लीकेशन की हो, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप की हो, विजिटर की हो, स्टूडेंट की हो, वर्कर की हो। ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू सेटिस्फाइंग द ऑफिसर।
And how do you satisfy somebody? With the documents, of course. Now, what about the income? Income of the sponsor. Who can be a co-signer? That's one question that I received from a couple of viewers as well as clients in my office. Co-signer कौन हो सकता है? There was a client who came to my office कि जी मेरे भाई यहाँ रहते हैं तो हम दोनों इनकम अपनी पूल करके पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं. I'm like, well, that's a great thought, but it doesn't work that way. And there's a reason why it doesn't work that way, because sponsorship means कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं. You are putting in a promise of undertaking for the duration of the sponsorship time. So दो sponsor नहीं हो सकते. Sponsor and co-signer can only be a spouse or a common law partner. So two siblings cannot, pool in their income की requirement meet करने के लिए. Yes, it is unfortunate. Yes, ऐसा नहीं होना चाहिए. But I don't write the law. I used to apply it and I still apply it, and that's what the law says. That's what immigration regulations state. Yet you can only have a co-signer who is your spouse or a common law partner. The other thing is that अगर आप समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, now is the time to prepare for that. एप्लीकेशन में आपने चेकलिस्ट है उसको फॉलो किया, टिक 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 टिक, फी पे कर दी, दैट्स ग्रेट. नाउ 3-4 चीज़ें हैं जो आपको खटक रही हैं कि दिस इज़ नॉट क्लियर टू मी. अगर आपको क्लियर नहीं है, ऑफिसर को कहाँ से क्लियर होगी? सो दैट्स व्हेन यू नीड टू डू अ कवर लेटर, अ सबमिशन लेटर फॉर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एप्लीकेशन. और जो भी इनकन्सिस्टेंसी है या जो भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और हो ही नहीं सकता, आप हासिल कर ही नहीं सकते, आप अपने फादर का बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर ही नहीं सकते, व्हाट डू यू डू देन? डू यू जस्ट इग्नोर इट कि ऑफिसर तुमने देखना ही नहीं? ऐसा नहीं है. आप मेंशन कीजिए कि आपके फादर की बर्थ ऐसी जगह पे हुई जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं होते थे, एंड उसकी जगह पे यू कैन प्रोवाइड 2 or 3 अदर डॉक्यूमेंट्स, बट do state that clearly in the submission letter that in place of the birth certificate I am providing A, B, C, D. And in the same way, when it comes to the dependency issue, dependent child की जो age है उसको prove करने के लिए अगर आपके पास birth certificate नहीं है, you can provide other documents, but state it clearly. Because unless आप किसी चीज़ को स्टेट नहीं करेंगे, ऑफिसर कैन नॉट अज्यूम इट. ऑफिसर विल जस्ट गो बाय द चेकलिस्ट, और अगर चेकलिस्ट में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, देन व्हाट्स गोना हैपन? पूरी एप्लीकेशन अच्छे से उसको फोल्ड करेंगे, रेड रिबन से बांध के आपको वापस भेज देंगे, एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन. सो दिस इज़ अबाउट द पेरेंटल स्पॉन्सरशिप. और मुझे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मिलती है कि यू नीड टू डू अ शो ऑन स्पाउसल एप्लीकेशंस. मेरा जवाब ये है कि नो, आई डोंट नीड टू डू अ शो. I need to do at least 2 or 3 shows. Reason being, because spousal applications जो होती हैं, they're very critical. They're very close to my heart because 70% of my inventory was spousal application, family class application when I was an officer. And there are many, many factors that come into play when a spousal application is submitted. Spousal application could be married, could be common law, could be conjugal. So I will talk about all these things in the coming few weeks. I do have a few guests lined up. But I do have a few guests lined up, but in between I will put in the spousal application shows because those are very important. And as I always say, knowledge is power, and if you don't know something, go right to the source or come to somebody like me. My name is Farah Hussain. I am a regulated Canadian immigration officer. No. My name is Farah Hussain. I'm a regulated Canadian immigration consultant, and I used to be an immigration officer, and I was a very strict one, but also a lenient one. It's all about what my requirements were. At that time, I was representing the Canadian government. Now I represent you. Have a great week and see you next week. Goodbye.